चलिए भाई, सभी साथी जुड़ जाएंगे फटाफट। बिल्कुल भाई, सभी साथी। अ, सीमा जुड़ गई, बिल्कुल भाई। सूरज भी। अनीता सिंह, बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग। बिल्कुल, संध्या कुमारी भी है। आशीष भी है। गुड इवनिंग भाई। है ना, सभी साथियों को बिल्कुल भाई। बिल्कुल ठीक है ना संध्या। बिल्कुल बढ़िया है। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी ठीक ही होंगे। चलिए, सभी साथी जो है फटाफट जुड़ जाएंगे। सभी साथी। और वीडियो को लाइक कर देंगे। और जो है लिंक को जो है शेयर कर देंगे ग्रुप में। फटाफट ये काम करेंगे, उसके बाद जो है। बिल्कुल भाई। आज जो बच्चा लाइव जुड़ा होगा उससे पता लगेगा कि आप जो है आप पढ़ाई के प्रति कितने संवेदनशील हो। है ना। देखिए, आज संडे भी है भाई, छुट्टी भी है। तो मेन मुद्दा तो वही है, पता तो जब भी चलता है ना। बाकी तो रेगुलर डे पे तो सब जुड़ते हैं। चलिए। बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग सभी को। तो देखिए साथियों, हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, पहले ये जो है बताया जा चुका था कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश पार्ट 2। है ना। टॉपिक जो है वो है हमारा भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। इससे पहले साथियों, हम इसका एक पार्ट जो है वो कर चुके हैं हम। आज जो है सेकंड पार्ट है हमारा पड़ोसी देशों की श्रृंखला का। ठीक है। बिल्कुल भाई, अनुराधा गुड इवनिंग। बिल्कुल, अनुराधा भी जुड़ गई। तो भाई आज जो है हमारा वो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका जो सेकंड पार्ट है। तो आपको फटाफट ये बताना है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या बताओ जिनके साथ हमारा लैंड बाउंड्री लगती है। स्थलीय पड़ोसी बताएंगे भाई। स्थलीय पड़ोसी कितने हैं भाई। बिल्कुल भाई। आशीष 7, सीमा 7, अनुराधा 7। बिल्कुल भाई, संध्या कुमारी बिल्कुल 7। रोहताश मलिक भी जुड़ गया भाई, 7 है। प्रियंका गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग। मोहित शर्मा भी है, खुशी शर्मा भी है भाई। सूरज भी है। बिल्कुल। है ना। हाँ। संध्या, स्टैटिक जीके जो है कंप्लीट करा देंगे भाई। है ना, स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक है मैं कल ये करूंगा, जो कल क्लास लूंगा ना। तो जो पैट में स्टैटिक जीके का सिलेबस है वो यहाँ बोर्ड पे ले आऊंगा मैं। और फिर मैं आपको बता दूंगा कि मैंने ये टॉपिक करा दिए और ये हमारे टॉपिक बचे हुए हैं। है ना। तो एग्जाम से पहले पहले जो जितने भी टॉपिक हैं वो हम सब कवर कवर करा देंगे। चलिए। तो सभी साथियों का जो जवाब है बिल्कुल सही है। यानी कि भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या है साथियों वो 7 है। और हमारी जो तटीय पड़ोसी देश हैं, जलीय पड़ोसी देश है साथियों, उनकी संख्या 2 है। तो साथियों, हमने कहा था, हमने एक ट्रिक बताई थी उसकी पड़ोसी देशों की याद करने की। और हमने कहा था वो होगा 55 से MBA। 55 से MBA। तो हमने कहा था 20 से हमारा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश होगा। यहां से क्या होगा, बांग्लादेश होगा। 6 से हमारा क्या होगा साथियों, चीन होगा। 6 से हमारा क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। और 9 से हमारा नेपाल होगा। से कुछ नहीं है, कॉमन है। M से हमारा क्या होगा, म्यांमार होगा। E से हमारा साथियों क्या होगा, भूटान होगा। और A से हमारा क्या होगा, अफगानिस्तान होगा। उसके बाद हमने साथियों ये कहा था जो दो हमारे जो है वो जलीय पड़ोसी देश हैं, उन दो जलीय पड़ोसी देशों की बात करेंगे। तो जिसमें एक हमारा मालदीव है और एक साथियों जो नंबर 2 पे हमारा है वो है श्रीलंका। और हमने कहा था साथियों, इस ट्रिक का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है, इस ट्रिक का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है साथियों वो ये होगा, इस ट्रिक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा साथियों कि ये जो देश हैं इनके साथ जितना हमारा, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे लंबा बॉर्डर लगता है। तो इसी प्रकार साथियों जो है ये घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश है, फिर चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, नेपाल के बाद म्यांमार है, म्यांमार के बाद भूटान है, और भूटान के बाद हमारा क्या है साथियों, अफगानिस्तान है। ठीक है। भूटान के बाद हमारा क्या है साथियों, अफगानिस्तान। यानी सबसे लंबी सीमा लगती है साथियों बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा लगती है साथियों हमारी अफगानिस्तान के साथ। वो सारा का सारा जो डाटा है साथियों, बिल्कुल भाई, है ना, सारा का सारा डाटा जो हमने लिखवा दिया था कि बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है।
ठीक है। तो लास्ट क्लास की हम बात करेंगे साथियों। तो हमने यहां से शुरुआत कर ली थी हमने, हमारा मालदीव कंप्लीट हो गया था, इसी के साथ हमने श्रीलंका कंप्लीट कर लिया था और हमारा पाकिस्तान कंप्लीट हो गया था। ठीक है। अब जो बचे हुए शेष पड़ोसी देश है हमारे, यानी हमने लास्ट क्लास में इन्हें समाप्त कर लिया था। मालदीव के विषय में पढ़ा था, श्रीलंका के विषय में पढ़ा था और पाकिस्तान के विषय में पढ़ा था। आज हमारा बचा है बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान। ठीक है। आज की क्लास में, बिल्कुल आज की क्लास में जो है इन्हें समाप्त कर लेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शुरू करते हैं हम साथियों, वो करते हैं अफगानिस्तान से। तो यानी कि आज का जो हमारा होगा कंट्री, वो होगा हमारा अफगानिस्तान। कौन सा होगा? अफगानिस्तान। अगर साथियों हम अफगानिस्तान के विषय में बात करें, अगर अफगानिस्तान के विषय में बात करें, तो अफगानिस्तान की जो राजधानी होगी, अफगानिस्तान की साथियों जो राजधानी होगी, तो राजधानी होगी काबुल। अफगानिस्तान की जो राजधानी है साथियों, वो क्या होगी? तो काबुल होगी। अफगानिस्तान की राजधानी क्या होगी साथियों? तो काबुल होगी। ठीक है। वहीं साथियों अगर इसकी मुद्रा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मुद्रा की बात करेंगे, तो वो क्या होगी? इसकी मुद्रा क्या होगी साथियों? तो होगी अफगानी। क्या मुद्रा होगी? अफगानी। यानी अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या होगी? अफगानी। और राजधानी क्या होगी? काबुल। अब आप सभी साथियों को बताना है, अफगानिस्तान की सेकंड कैपिटल, द्वितीय राजधानी किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट। बिल्कुल, अफगानिस्तान की जो सेकंड कैपिटल का दर्जा दिया जाता है वो आज के समय में वो किसे दिया जाता है? बताएंगे फटाफट बताएंगे। सेकंड सेकंड कैपिटल बतानी है भाई। सेकंड कैपिटल, अफगानिस्तान की सेकंड कैपिटल किसे कहा जाता है? बिल्कुल, अनुराधा का जवाब भी आ गया, सीमा का भी है, संध्या कुमारी, नहीं नहीं, संध्या कुमारी कराची भाई पाकिस्तान में है। हम अफगानिस्तान की बात करें बेटा। ठीक है। हम अफगानिस्तान की बात करें, कराची तो पाकिस्तान में है। ऐसा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। कराची पाकिस्तान की पुरानी प्रारंभिक राजधानी रही है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भाई। मोहित शर्मा का भी जवाब बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। प्रियंका का भी जवाब बिल्कुल भाई। तो अफगानिस्तान की जो सेकंड कैपिटल का दर्जा दिया जाता है साथियों, वो दिया जाता है कांधार, है ना? वो दिया जाता है कांधार। अफगानिस्तान के प्रमुख शहर है, इसमें काबुल है, कांधार है। ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे, हेरात है, बामियान है, गोर है आपका, ठीक है, गजनी है आपका। ये अफगानिस्तान के मेन सिटी है। बिल्कुल भाई। हाँ, ठीक है। चलो भाई। तो इसी के साथ हम बात करें साथियों कि जो अफगानिस्तान की जो है संसद, अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम है शोरा। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है साथियों? तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। और अफगानिस्तान की संसद को बनाने में, जो इस अफगानिस्तान की संसद के निर्माण में जो भूमिका निभाई थी, वो भारत ने निभाई थी। अफगानिस्तान की जो अफगानिस्तान के निर्माण में साथियों सबसे ज्यादा योगदान जो है भारत ने दिया है। अफगानिस्तान के साथ आज भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार है, लेकिन हमारे संबंध आज भी अफगानिस्तान के साथ बहुत बेहतर है। जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो भारतीयों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ठीक है। जबकि वो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, पाकिस्तान को नहीं मानते हो। अफगानिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारा बॉर्डर तो भाई हिंदुस्तान से लगता था। भाई जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है आज, उसका नाम साथियों डुरंड रेखा है। और ये डुरंड रेखा 1947 से पहले भारत के साथ थी, है ना? तो वो बोलते हैं कि भाई ये बीच में कहां से आ गया? हमारा बॉर्डर तो भारतीयों के साथ था, हिंदुस्तान के साथ था। तो जो भी भारतीय अफगानिस्तान के अंदर जाता है, तो वहां के जो लोग हैं वाकई में काफी ज्यादा जो है इज्जत करते हैं भारतीय लोगों की, अफगानिस्तान के। ठीक है। तो अफगानिस्तान की जो संसद है साथियों, उसे बोला जाता है शोरा। और इस संसद का जो निर्माण किया था वो भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसी के साथ साथियों अगर हम यहाँ के राष्ट्रीय पशु की बात करें, किसकी बात करें? राष्ट्रीय पशु की बात करें अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है साथियों, वो है हिम तेंदुआ। क्या है वो साथियों? वो है हिम तेंदुआ। कौन सा हो जाएगा? हिम तेंदुआ। ठीक है। हिम तेंदुआ। अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान का जो साथियों राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? हिम तेंदुआ है। आपको बताना है साथियों, फटाफट आप ये बताएंगे, भारत में वो कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे हिम तेंदुए पाए जाते हैं? बताएंगे फटाफट। भारत में वो कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे हिम तेंदुए पाए जाते हैं? फटाफट बताएंगे। बताइए सभी साथी, कमेंट करेंगे। हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क
बिल्कुल भाई। देखिए, अनुराधा का जवाब आया मध्य प्रदेश, नहीं भाई गलत है। आशीष का जवाब आ गया लद्दाख में, बिल्कुल। संध्या कुमारी पता नहीं, कोई बात नहीं। प्रियंका लद्दाख में, बिल्कुल। सीमा कुमारी लद्दाख में, बिल्कुल। आपने नाम सुना होगा, आपने जो है नाम सुना होगा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस, ठीक है। और वो कहाँ पे है? लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क में हिम तेंदुए जो है वो पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है साथियों, वो है हेमिस। आप फटाफट ये बताओ, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? बड़ा मैंने बता दिया, छोटा आप बताओगे। छोटा, छोटा नेशनल पार्क, छोटा नेशनल पार्क बताएंगे सभी साथी। और रेणुका? नहीं भाई, अनुराधा रेणुका नहीं। रेणुका तो भाई झील है, नेशनल पार्क नहीं है रेणुका। हिमाचल प्रदेश में झील है रेणुका एक। रेणुका नहीं, गलत है भाई। हाँ, सीमा का जवाब सही है। सीमा का जवाब सही है। मोहित शर्मा का जवाब गलत है भाई। बटन तो ठीक है पर एन बटन गलत है। साउथ बटन है भाई वो, बिल्कुल। कौन सा है? साउथ बटन। भारत का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है साथियों, वो है साउथ बटन, जो कि कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई भाई, है ना? तो याद रखना, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, जो कि हिम तेंदुए पाए जाते हैं। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन में हो जाएगा, साउथ बटन हो जाएगा। और कहाँ पे हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार में हो जाएगा, बिल्कुल भाई। ठीक है, चलो। अब उसके बाद अगर हम इसके राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे, अफगानिस्तान के साथियों, अगर हम राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, तो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय पक्षी होगा साथियों, वो होगा गोल्डन ईगल। क्या हो जाएगा? गोल्डन ईगल। ईगल यानी कि बाज, है ना? यानी कि ईगल का मतलब क्या हो जाता है? बाज हो जाता है एक प्रकार का। ठीक है, गोल्डन ईगल। वही साथियों, अगर राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे, पुष्प की, तो हो जाएगा ट्यूलिप। क्या हो जाएगा? ट्यूलिप हो जाएगा। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय पुष्प होगा साथियों, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? ट्यूलिप हो जाएगा। वहीं खेल की बात करेंगे तो खेल हो जाएगा बुजकसी। ये खेल पूछा गया कई बार एग्जाम में, बुजकसी। ये पूछा कि बुजकसी जो है वो किसका राष्ट्र खेल है, तो बुजकसी किसका राष्ट्र खेल होगा साथियों? अफगानिस्तान का होगा। ठीक है। वहीं अगर हम साथियों भाषा की बात करेंगे, भाषा, तो यहाँ की दो फेमस भाषा है, जिसमें एक जो है वो पश्तो है। कौन सी है? पश्तो है। और एक कौन सी है साथियों? फारसी है। कौन सी है? फारसी। एक पश्तो होगी साथियों, और एक कौन सी होगी साथियों? फारसी होगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई साथियों। इसी के साथ हम बात करें तो जो अफगानिस्तान है साथियों, अफगानिस्तान को कहा जाता है, अफगानिस्तान को कहा जाता है साम्राज्यों की कब्रगाह। साम्राज्यों की कब्रगाह, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। साम्राज्यों की कब्रगाह। आपसे पूछेगा वो कौन सा देश है जिसे साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा। कारण ये है कि अफगानिस्तान पर ब्रिटेन, जब भारत में अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। 80 के दशक में रूस ने कोशिश करी, असफल रहा। और अमेरिका ने भी कोशिश करी। बाद में अभी 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, लगभग 2021-22 के आसपास अमेरिका को भी अफगानिस्तान को छोड़कर जाना पड़ा। तो बड़े बड़े साम्राज्यों को जहां पे प्रजा का मुंह देखने को मिला, तो वो देश कौन सा है साथियों? अफगानिस्तान है। तो इसलिए साथियों अफगानिस्तान को कहा गया साम्राज्यों की कब्रगाह। और उसका कारण ये है कि साथियों अफगानिस्तान का 70 से 80% जो भूभाग है वो पर्वतीय है, पहाड़ी भूभाग है। तो पर्वतीय क्षेत्र पर कंट्रोल रखना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, मैदानी क्षेत्र पर कंट्रोल करना आसान है, उसके मुकाबले साथियों पर्वतीय क्षेत्र पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। यही कारण है कि बड़े बड़े जो साम्राज्य है वो अफगानिस्तान से, उन्हें अफगानिस्तान को छोड़कर जो है भागना पड़ा साथियों। ठीक है। दूसरी बात साथियों, जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, इनके बीच की सीमा रेखा है, और जिसका नाम क्या है साथियों? डुरंड लाइन है, डुरंड रेखा है। तो भी ये भी याद रखेंगे, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच है।
कई जगह पे साथी जो डुरंड रेखा है ना, कई जगह पे जो अफगानिस्तान की सरकार है, अभी तो तालिबान की सरकार आ गई, तालिबान की सरकार इस डुरंड रेखा को मान्यता नहीं देती। वो कहती है कि जो डुरंड रेखा थी वो थी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। जब ये डुरंड रेखा खींची गई तो उनका कहना था कि अफगानिस्तान, बिल्कुल भाई, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, सॉरी, जो तालिबान का कहना है कि जो डुरंड रेखा थी वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में थी, हम इस रेखा को नहीं मानते। तो इसलिए जो तालिबान की सरकार है, अफगानिस्तान में जो भी सरकार है, उनकी थोड़ी विस्तारवादी नीति रही है, वो पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर अपना क्लेम करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी सीमा पे लेकर क्या है साथियों, डिस्प्यूट है, विवाद है। और इधर पाकिस्तान का भारत के साथ भी विवाद है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन क्या हुआ, दोस्त हुआ। पाकिस्तान को समस्या था अफगानिस्तान से भी है, पाकिस्तान को समस्या हिंदुस्तान से भी है। तो इसलिए हिंदुस्तान और अफगानिस्तान क्या हो गए साथियों, एक हो गए। ठीक है, तो याद रखेंगे जो डुरंड रेखा है साथियों, वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बीच है। इसी के साथ हम बात करें तो जो अफगानिस्तान है साथियों, ये एक अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री, स्थल अवरुद्ध देश है। देखेंगे अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध, अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध, इंग्लिश में बोलते हैं लैंडलॉक। अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध देश है, स्थल अवरुद्ध देश है। अफगानिस्तान क्या है, स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री है। यानी कि अफगानिस्तान के पास कोई समुद्री एक्सेस नहीं है, अफगानिस्तान के पास कोई समुद्री एक्सेस नहीं है। ये चारों तरफ से जो है वो अन्य पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। तो ऐसा देश जिसके पास समुद्री सीमा नहीं है, उस देश को हम बोलते हैं साथियों लैंडलॉक, या उसे बोलते हैं हम स्थल अवरुद्ध देश, लैंडलॉक या स्थल अवरुद्ध देश। ठीक है, अब देखिए साथियों, जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ईरान है, इन तीन देशों में अफीम की बहुत ज्यादा पैदावार होती है, अफीम की बहुत ज्यादा पैदावार होती है। इस वजह से इन तीनों देशों को साथियों बोला जाता है गोल्डन क्रीसेंट। बिल्कुल भाई, गोल्डन क्रीसेंट। अच्छा, आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री बताइए। बिल्कुल भाई, गोल्डन ट्राइंगल भी बोला जाता है ना, बिल्कुल अनुराधा, ये भी है, क्रिसेंट भी बोल देंगे हम। ठीक है, चलिए बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश बताइए आप कौन सा है। बताइए भाई, वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री बताएंगे। बिल्कुल भाई, कोशिक, कोशिक का जवाब आ गया भाई। बिल्कुल, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है कोशिक। सूरज, कजाकिस्तान है। काशिश गलत है भाई, चिली, चिली तो लैंडलॉक नहीं है भाई। चिली के पास तो दुनिया का सबसे लंबी तटीय सीमा है। दुनिया के पास सबसे लंबी एक सीध में जो तटीय रेखा है वो चिली के पास है। ठीक है, बिल्कुल, कौशिक का जवाब सही है, और सूरज का जवाब सही है, खुशी शर्मा का भी जवाब सही है। ठीक है, तो याद रखना साथियों, दुनिया का जो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है वो है कजाकिस्तान। सेकंड नंबर पे जो आता है साथियों, आता है मंगोलिया। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में, कजाकिस्तान न देके वो लैंडलॉक दे देगा, सॉरी, वो मंगोलिया दे देगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे कजाकिस्तान है। अगर कजाकिस्तान और मंगोलिया दोनों आते हैं तो प्रायोरिटी होगी हमारी कजाकिस्तान। और ऑप्शन में अगर कजाकिस्तान नहीं है तो फिर हम किसके साथ जाएंगे, तो हम जाएंगे मंगोलिया के साथ। चीजें क्लियर। बिल्कुल भाई, बिल्कुल जाट, बिल्कुल भाई, गुरु जी प्रणाम भाई, बिल्कुल प्रणाम। ठीक है, चलिए, तो याद रखेंगे ये तीनों देश अफीम की पैदावार के लिए प्रसिद्ध हैं। लिख लेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान व ईरान। अफगानिस्तान, पाकिस्तान व ईरान, ईरान में अफीम, अफीम की खेती, अफीम की खेती की जाती है, की जाती है। इसलिए, इसलिए इन तीनों देशों को, तीनों देशों को गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन क्रीसेंट कहा जाता है, गोल्डन क्रीसेंट। आपसे पूछेगा जो गोल्डन क्रीसेंट है, ठीक है, गोल्डन जो क्रीसेंट है उसमें कितने देश होंगे,
तो गोल्डन क्रिसेंट में हो जाएगा 3 देश। जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सत्ता में आया है, तब से अफीम की खेती पर थोड़ा बहुत, जब से, ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ठीक है, प्रणाम भाई, बिल्कुल राजन, प्रणाम, ठीक है। तो याद रखना, गोल्डन क्रिसेंट के अंदर 3 देश आते हैं, जिसमें हमारा क्या होगा, एक अफगानिस्तान होगा, पाकिस्तान होगा, और एक क्या होगा, हमारा ईरान होगा। ठीक है साथियों, तो अफगानिस्तान के विषय में मेन मेन बात इतनी थी। अफगानिस्तान राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है, संसद का नाम शोरा है, राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ होगा, पक्षी गोल्डन ईगल है, पुष्प का नाम ट्यूलिप है, खेल बुजकसी है, और भाषा की बात करेंगे तो पश्तो और फारसी हो जाएगी। साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो आपको बता दिया। डुरंड रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, स्थल अवरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है, और इन तीनों देशों को समूह को हम क्या कहेंगे साथियों, तो इन तीनों देशों के समूह को हम कहेंगे गोल्डन क्रिसेंट। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है, चलिए। अब इसके बाद जो है, अफगानिस्तान हो गया हमारा साथियों। इसके बाद हम नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं, और नेक्स्ट कंट्री हमारा कौन सा होगा, तो नेपाल। तो चलिए अगली कंट्री की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कंट्री होगी हमारी नेपाल। नेक्स्ट कंट्री होगी हमारी साथियों नेपाल। नेपाल, नेपाल। अगर राजधानी की बात करेंगे साथियों, अगर हम राजधानी की बात करेंगे, तो राजधानी हो जाएगी साथियों काठमांडू। काठमांडू, राजधानी क्या होगी साथियों, काठमांडू। और काठमांडू के विषय में साथियों अगर हम बात करें, तो जो काठमांडू है, काठमांडू में पशुपति शिव का मंदिर है। पशुपति शिव, भगवान शंकर का मंदिर है, जो कि पशुपतिनाथ या पशुपति शिव के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के साथ बात करें तो साथियों, काठमांडू जो है, इसमें सार्क का मुख्यालय है। जो सार्क है, उसका मुख्यालय है। सार्क का हेडक्वार्टर है साथियों आपका। ठीक है, सार्क की स्थापना की बात करी जाए साथियों, तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। अब आप सभी को जवाब देना है। बिल्कुल भाई, मोहन प्रकाश नमस्ते भाई, ठीक है, बिल्कुल। आशीष कह रहा है म्यांमार में सबसे अधिक अफीम होती है। आशीष म्यांमार में भी आ जाएंगे, है ना। दो, भारत के दोनों तरफ अफीम की पैदावार है ना। इधर अगर हम बात करेंगे तो इधर है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। इधर हम बात करेंगे तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, उस पर भी आएंगे आशीष, है ना। चलिए, तो आपको बताना है साथियों, अभी जो सार्क है हमारा, सार्क में सदस्य देश कितने हैं, सार्क में सदस्य देश कितने हैं बताएंगे। बिल्कुल, सीमा का जवाब आ गया, अनुराधा का आ गया, आशीष का भी आ गया जवाब, बिल्कुल सही, सूरज का भी है, कौशिक का भी जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल। यानी जो सार्क है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी जिसे कि हम हिंदी में दक्षेश भी बोल देते हैं। सार्क का साथियों एक नाम है दक्षेश, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेश भी बोलते हैं हम। तो सार्क के अंदर साथियों इसके जो मेंबर्स है, कंट्री है, उनकी संख्या कितनी है साथियों, 8 है। तो याद रखिए, ये जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, सार्क जो है कंट्रियों का एक समूह है, उसका जो मुख्यालय साथियों वो भी हमारा कहाँ पे है, वो भी हमारा काठमांडू में। ठीक है, वही साथियों अगर हम इसकी मुद्रा की बात करेंगे, अगर हम मुद्रा की बात करेंगे, तो मुद्रा हमारी क्या हो जाएगी, रुपया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रुपया। पाकिस्तान की क्या थी साथियों, रुपया। श्रीलंका की क्या थी साथियों, रुपया। मालदीव की क्या थी साथियों, उसकी रुपया नहीं था, उसकी थी रुफया। और अफगानिस्तान की क्या थी साथियों, तो अफगानी थी, है ना। अफगानिस्तान की क्या थी साथियों, तो अफगानी थी, है ना। तो इसकी रुपया होगी भाई, है ना, वो नेपाली रुपया हो जाएगी, इतना तो भाई सारे को पता है आपको, है ना। अगर रुपया होगा तो नेपाली रुपया होगा, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रुपया होगा, हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी रुपया होगा। ठीक है, चीजें क्लियर है भाई, चीजें क्लियर है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही अगर साथियों हम बात करें, आपको बताना है नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है, बताइए राष्ट्रीय पशु क्या है नेपाल का। ये कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, और पेपर में दूसरे तरीके से रिपीट हुआ है। ठीक है, बिल्कुल भाई, है ना, हाँ पार्लियामेंट पे भी आएंगे भाई अभी, है ना। आप पहले राष्ट्रीय पशु बताइए, बिल्कुल, राष्ट्रीय पशु बताइए नेपाल का, संसद पे भी आएंगे हम। संसद क्या है,
सूरज का जवाब बिल्कुल सही है, सीमा का जवाब बिल्कुल सही है। तो नेपाल का साथियों जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या होगा? गाय होगा। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है जिसका राष्ट्रीय पशु गाय है। ये कई बार आया कि भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है जिसका राष्ट्रीय पशु गाय है, तो वो कौन सा होगा साथियों? तो वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा नेपाल। ठीक है। वहीं अगर संसद की बात करें, अभी एक साथी संसद की जिक्र कर रहा था, संसद, अगर संसद की बात करेंगे तो नेपाल की जो संसद हो जाएगा साथियों, उसका नाम है जातीय पंचायत। क्या नाम है? जातीय पंचायत। क्या नाम है? नेपाल की संसद का नाम है जातीय पंचायत। क्या नाम हो जाएगा? जातीय, ये राष्ट्रीय पंचायत भी बोल देते हैं इसे, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है। अब साथियों आपको बताना है, आपको ये बताना है कि जो नेपाल है, नेपाल, जो नेपाल है, नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? बिल्कुल, नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? अनुराधा का जवाब सही है, रोहतास का भी जवाब सही है, आशीष का भी जवाब सही है। ठीक है। नेपाल के साथ साथियों भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है। अच्छा, साथ के साथ नहीं, नहीं भाई, आशीष 5 की लगेगी भाई, है ना? 5 राज्यों की सीमा, बिल्कुल 5 राज्यों की सीमा लगेगी। अच्छा, उनमें एक उत्तर प्रदेश भी है, उनमें एक उत्तर प्रदेश भी है। आप ये बताइए उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है नेपाल के साथ? भाई जिस प्रदेश में रह रहे हो उस प्रदेश के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। हाँ, वो भी बता दूंगा मैं, राज्य भी बता दूंगा मैं कौन कौन से हैं। आप जिले बताइए एक बार, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, बताइए भाई। बिल्कुल भाई, आशीष का जवाब सही है, अनुराधा का भी है, सीमा का गलत है जवाब। 5 राज्य हैं, मैं जिलों की बात कर रहा हूँ। यूपी के कितने जिले हैं? तो यूपी के 7 जिलों की सीमा लगेगी। कितने जिलों की सीमा लगेगी? 7। और राज्य कितने हैं? तो 5 है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं राज्य। यानी कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगेगी? 5। भारत के 5 राज्य हैं नेपाल के साथ। ठीक है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे साथियों? एक हो जाएगा हमारा उत्तराखंड, नंबर 2 हो जाएगा हमारा यूपी साथियों, नंबर 3 हो जाएगा हमारा बिहार, और नंबर 4 की बात करेंगे तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और नंबर 5 की बात करेंगे साथियों तो नंबर 5 हो जाएगा सिक्किम। ये 5 राज्य हैं साथियों जिनकी सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगती है ना? हाँ बिल्कुल भाई, है ना? रोहतास बिल्कुल भाई, है ना? स्टेट 5 है और जिले कितने हैं हमारे? 7 है। यूपी के 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। ठीक है। इसी के साथ साथियों अगर हम बात करें, नेपाल जो है इसका जो राष्ट्रीय खेल है, नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। इसी के साथ बात करें साथियों हम, जो नेपाल है, नेपाल भी एक लैंडलॉक कंट्री है। तो नेपाल क्या हो जाएगा? लैंडलॉक। नेपाल क्या होगा साथियों? लैंड लॉक होगा, यानी कि स्थल अवरुद्ध होगा, स्थल अवरुद्ध देश होगा। और मेरे हिसाब से जो यहाँ क्लास में लाइव जुड़ रहे हैं उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि स्थल अवरुद्ध क्या है। बिल्कुल भाई, स्थल अवरुद्ध क्या है? नेपाल साथियों 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है और एक ओर से जो है वो चाइना से घिरा हुआ है, एक और चाइना से घिरा हुआ है। बिल्कुल भाई, है ना? तो नेपाल जो है साथियों लैंडलॉक है। अफगानिस्तान की बात करी थी साथियों हमने, अफगानिस्तान भी क्या था? अफगानिस्तान भी लैंडलॉक है। इसी के साथ बात करिए साथियों तो नेपाल को एक उपनाम दिया जाता है और वो दिया जाता है जड़ी बूटियों का देश। जड़ी बूटियों का देश, जड़ी बूटियों का देश, जड़ी बूटियों का देश कहा जाता है नेपाल को। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे भी कभी कभी आपने देखा होगा यूपी में भी हम और जो लगते हुए सीमा यहाँ पे कुछ लोग बेचने के लिए आते हैं,
जैसे अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, इस प्रकार की जो है, और बोलते हैं हम कहाँ से आए जी, नेपाल से आए हैं। ठीक है, एक टोपी सी लगा के रखते हैं, नेपाली टाइप टोपी, है ना। तो जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है नेपाल। तो इसलिए आपसे पूछता है जड़ी बूटियों का देश कौन सा हो जाएगा साथियों, तो कौन सा होगा हमारा जड़ी बूटियों का देश, तो नेपाल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर नेपाल के बारे में हम बात करें, हमने कहा कि जो नेपाल है वो जड़ी बूटियों का देश है। हिमालय पर्वत का विस्तार जो है वो नेपाल में है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, और वो माउंट एवरेस्ट कहां पे है साथियों, तो नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहां है साथियों, नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात करेंगे तो होगा 8,850 मीटर। पहले साथियों 48 थी, अब जो नया डाटा आया है उसमें माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी होगी, 8,850 मीटर होगी। और यह है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अच्छा साथियों, मेरा क्वेश्चन है आपसे, बिल्कुल भाई, ये बताइए कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। मोहित शर्मा, यूके, यूके का मतलब भाई यहाँ पे उत्तराखंड से है, बिल्कुल। सागर माता, सागर माता। एक बार मोहित क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देगा भाई, क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पा रहा क्या पूछ रहा है ना, एक बार रिपीट कर देगा तो मैं बता दूंगा क्या है। ठीक है, बिल्कुल। अनुराधा का जवाब आ गया, रोहतास का भी है भाई, मोहित शर्मा का भी है अनुराधा। बिल्कुल। वागेश्वर सागर का भी जवाब आ गया, सागर माता। सूरज का भी है, खुशी शर्मा का जवाब है सागर माता। अच्छा, साथ के साथ ये भी बताओ मुझे, माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या बोलते हैं साथियों, ये माउंट जो चीन का तिब्बत वाला रीजन है, क्षेत्र है, वो माउंट एवरेस्ट से लगता हुआ है। तो बताओ माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या बोलेंगे हम, माउंट एवरेस्ट को चीन में। हाँ बिल्कुल मोहित भाई, है ना। यूके का मतलब उत्तराखंड है यहाँ पे शॉर्ट में। अब यहाँ यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं होने का, कंट्री से नहीं होने का, है ना। तो वो भी यूके है, इसे भी उत्तराखंड को भी हम यूके ही बोल देते हैं शॉर्ट में, है ना। हाँ बताइए भाई, चीन में माउंट एवरेस्ट को ना क्या बोला जाता है, फटाफट जवाब देखो, पता हो तो ठीक है, बाकी गूगल का सहारा लोगे तो फिर जिंदगी में किसी और का सहारा लेना पड़ जाएगा। अनुराधा का भी जवाब आ गया सही, बिल्कुल भाई। वागेश्वर सागर का भी जवाब है, बहुत बेहतरीन भाई। मोहित शर्मा का भी जवाब है, बढ़िया भाई बढ़िया। नहीं भाई, मैं उसे बोल रहा हूँ जो गूगल का सहारा ले रहे भाई, जो जिसे पता है तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल भाई। यानी कि साथियों, जो माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट को चीन में बोला जाता है चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। चलो ये मैं दोनों ही लिखवा देता हूं आपको। जो माउंट एवरेस्ट है, जो साथियों माउंट एवरेस्ट है, इसे नेपाल में, नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा, सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट को साथियों चीन में, चीन में बोला जाता है चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा जिसका अर्थ होता है, बिल्कुल भाई, चोमोलुंगमा, है ना, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तो याद रखेंगे, दोनों के दोनों क्षेत्रीय नाम है जो कि किसी एक क्षेत्र विशेष में चलते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए साथियों कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या होगी, माउंट एवरेस्ट होगी, हिमालय पर्वत पर है। अच्छा, आप ये बताइए भारत में स्थित हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, भारत में स्थित हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताइए, बताइए भाई। बिल्कुल भाई, नदीम भी जुड़ गया, प्रणाम, बिल्कुल भाई नदीम प्रणाम। सत्येंद्र, रोहतास मलिक केटू, सूरज शेरवाल केटू, अजय कुमार सॉरी अनुज कुमार केटू,
अनुराधा कंचनजंगा, बागेश्वर सागर कंचनजंगा, मोहित शर्मा केटू, और भी भाई लाइव तो बहुत सारे हैं, जवाब वही दो चार ही दे रहे हैं भाई। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं जवाब तो सभी को देना चाहिए। कंचनजंगा, प्रियंका कंचनजंगा, बिल्कुल। देखिए, मैंने जब ही आपसे कहा था साथियों कि क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दो। मैंने कहा कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में साथियों हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होगी कंचनजंगा। अगर मैं कहता कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो होती साथियों केटू, गोडविन आस्टीन। दोनों में डिफरेंस है। जो केटू है साथियों, वो ट्रांस हिमालय पे है, और ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस का मतलब है पार, यानी जो हिमालय के उस पार है। जो हिमालय है, हिमालय की तीन श्रेणियां हैं। वृहद हिमालय जो कि मेन हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन तीनों की उत्पत्ति, इन तीनों का निर्माण एक कालखंड में हुआ, एक समय हुआ। और जो ट्रांस का निर्माण है वो इनसे पहले ही हो चुका था। तो इसलिए ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। तो अगर पूछता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आंसर होगा केटू, गोडविन आस्टीन। और पूछता है कि भारत में हिमालय पर्वत पर स्थित सबसे छोटी ऊंची चोटी, तो क्या होगा? कंचनजंगा। बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? बताइए। क्योंकि ये माइनर से डिफरेंस होते हैं, फिर यहां पे समस्या बन जाती है ना। चलिए, बिल्कुल साथी, है ना। बस एक सेकंड रुकेंगे सभी साथी। चलिए, करते हैं कंटिन्यू, है ना। अच्छा, रिपीट, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलिए, बिल्कुल रिपीट बता देंगे, दोबारा बता देंगे, कोई समस्या नहीं है। देखिए, थोड़ा सा बस एक सेकंड का आप मुझे टाइम दो। जैसे हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत हो गया। जैसे ये हिमालय पर्वत हो गया, ये इसके तीन भाग है, एक ही हो गया, एक इसके नीचे हो गया, और एक इसके नीचे हो गया। इन तीनों को कंबाइंड हम क्या बोल रहे हैं? इन तीनों को कंबाइंड बोल रहे हैं हम हिमालय। इसे बोला जाता है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, वृहद हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालय बोलते हैं। इसके नीचे जो श्रेणी है साथियों, ये है लघु हिमालय। लघु हिमालय। और इसके नीचे जो है साथियों है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। आप इधर शाकुंभरी देवी जब गए होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। आप शाकुंभरी देवी जब मंदिर जाओगे, कभी गए होंगे मोस्टली बच्चे, क्योंकि पास में ही है क्षेत्र, ठीक है। तो आप जब शाकुंभरी देवी जाओगे तो वहां पे हिमालय पर्वत है। आप कभी ध्यान देना, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे लिखा है शिवालिक रेंज में आपका स्वागत है। अब देखिए, अब इसके बाद अगर आप बात करें, तो एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है साथियों। ये जो पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है ट्रांस। क्या नाम है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पार। कौन सा? ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार हिमालय। अब मैटर क्या है, भारत में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साथियों, वो यहां पे है, और नाम क्या है इसका? केटू। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? गोडविन आस्टीन। गोडविन आस्टीन, क्या बोल देंगे? गोडविन आस्टीन। अब इसके बाद साथियों अगर हम बात करें, इसके बाद अगर बात करें, तो एक हमारे पास कौन सी है? कंचनजंगा। तो हमने मान लिया फॉर एग्जांपल कंचनजंगा हमारी यहाँ पे, कंचनजंगा। अब इसकी हाइट ज्यादा है, केटू की हाइट ज्यादा है, किसके मुकाबले? कंचनजंगा के मुकाबले। तो अगर कभी ये पूछेगा कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो आंसर क्या होगा साथियों? तो क्या होगा? केटू। क्या होगा? केटू हो जाएगा। और अगर ये पूछता है कि भारत में हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। यानी अगर हिमालय की बात करेगा तो कंचनजंगा, और ऑल ओवर की बात करेगा तो क्या होगा साथियों? केटू होगा। बताइए, चीजें क्लियर है? बाकी जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो हम वहां विस्तार से इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। चलिए, है ना, बिल्कुल भाई, चीजें क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा नेपाल हो गया, लैंडलॉक कंट्री होगी, ठीक है, तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। चलिए,
अब इसके बाद अगली कंट्री की ओर बढ़ते हैं। नेपाल के बाद जो अगली कंट्री है साथियों वो हमारा कौन सी हो जाएगी? भूटान। नेक्स्ट कंट्री होगी साथियों हमारी भूटान। राजधानी, राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? थिम्पू। राजधानी क्या हो जाएगी? थिम्पू। और साथियों मुद्रा की बात करेंगे, मुद्रा की बात करेंगे तो होगा नेगुल ट्रम। मुद्रा क्या होगी? नेगुल ट्रम। वही संसद की बात करेंगे तो संसद हो जाएगी तसोंगडू। संसद क्या होगी? तसोंगडू। ठीक है, संसद क्या होगी? तसोंगडू। राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे, जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा साथियों तीरंदाजी। राष्ट्रीय खेल क्या होगा साथियों? राष्ट्रीय खेल क्या होगा साथियों? तीरंदाजी होगा। ठीक है, राष्ट्रीय खेल क्या होगा साथियों? तीरंदाजी होगा। और जो भूटान है साथियों ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है और तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है, तीन ओर भारत से, तीन ओर भारत से घिरा हुआ है। और याद रखना साथियों जो भूटान है, भूटान की जो बाह्य सुरक्षा है, बाह्य जो सुरक्षा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है? तो भारत के पास है। भूटान की साथियों, बिल्कुल, भूटान की बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? भारत की है। 2007 में साथियों डोकलाम विवाद हुआ था भारत और चीन के बीच में। तो जो डोकलाम स्थान है साथियों वो किसके पास है? वो भूटान के पास है। उस पर चीन अधिकार करना चाह रहा था, लेकिन जो भारतीय सेना है वहां पर भेजी गई। उसके बाद जो है हमने भूटान की वहां पर रक्षा करी। तो अगर कोई देश भूटान पे हमला करता है, भूटान पे अटैक करता है, तो जो अटैक माना जाएगा वो किससे माना जाएगा? वो भारत पे हमला माना जाएगा, भारत पे अटैक माना जाएगा। अच्छा साथियों जो भूटान है, भूटान को तड़ित झंझावात का देश बोलते हैं। तड़ित झंझावात का देश, इंग्लिश में बोलते हैं साथियों से लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। यहाँ पर बिजलियां बहुत ज्यादा चमकती है, इसलिए बोलते हैं सर लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। और ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जो प्रसन्नता के आधार पर, प्रसन्नता के आधार पर रैंकिंग करता है, प्रसन्नता के आधार पर रैंकिंग करता है। एक तो होता है जीडीपी के आधार पर कि भाई दुनिया में किसके पास सबसे ज्यादा जो है पैसा है, जीडीपी किसकी, ये कहता है नहीं भाई। जीवन का एंड ऑफ द मकसद क्या है? प्रसन्न रहना, खुश रहना। भाई आपके पास बहुत ज्यादा पैसा, अथाह पैसा है, लेकिन आप जीवन में खुश ही नहीं हो, तो जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या? खुश रहना। आप कोई भी काम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? कि भाई जीवन में प्रसन्न, प्रसन्न रहना चाहिए। और आप कोई जीवन में आपके पास प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, तो क्या होगी? समस्या हो जाएगी भाई। ठीक है, तो प्रसन्नता के आधार पर रैंकिंग करने वाला जो है ये दुनिया का पहला देश है। तड़ित झंझावात का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बिजलियां है साथियों वो काफी ज्यादा चमकती है। अच्छा एक चीज और याद रख लेंगे, जो भूटान है, भूटान में साथियों एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है काला पर्वत। काला पर्वत। आपसे पूछेगा काला पर्वत किस देश में है, तो काला पर्वत कहाँ हो जाएगा साथियों? भूटान में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, हैप्पीनेस इंडेक्स रोहतास, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल, काला पर्वत कहाँ है साथियों? भूटान में। अब आपको बताना है, मैंने बताया काला पर्वत है भूटान में, आप बताओगे साथियों ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन बताइए। बिल्कुल भाई, बताइए भाई, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल भाई, आशीष का जवाब आ गया, प्रियंका का भी आ गया, रोहतास का भी जवाब आ गया। अनुराधा पता नहीं, कोई बात नहीं भाई। बिल्कुल, ब्लैक फॉरेस्ट जो माउंटेन है साथियों वो कहाँ पे है? जर्मनी में। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है साथियों? जर्मनी में। तो साथियों भूटान के विषय में तो नहीं है। नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगली जो हमारी कंट्री होगी वो होगी बांग्लादेश। कौन सी कंट्री होगी? बांग्लादेश।
बांग्लादेश होगी। अगर बांग्लादेश के विषय में बात करें साथियों, राजधानी की बात करें तो राजधानी होगी ढाका, और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा होगी टका। मुद्रा क्या होगी? टका। अच्छा, आपको बताना है वो कौन सा भारतीय शासक था जिसने सबसे पहले टका नाम की मुद्रा चलाई थी? बताइए भाई। टका नाम की मुद्रा, बिल्कुल मोहन प्रकाश, बिल्कुल भाई। टका। बताइए साथियों, टका नाम की मुद्रा किसने चलाई थी? किस भारतीय शासक के द्वारा टका नाम की मुद्रा चलाई गई? प्रियंका का जवाब आ गया। और बताइए साथियों। अ, सनाया पांडे। शेरशाह नहीं भाई, सनाया गलत है। शेरशाह ने रुपया चलाया था या दाम चलाया था? बिल्कुल, सनाया पांडे का भी जवाब, सूरज का भी जवाब आ गया। इल्तुतमिश है। प्रियंका इल्तुतमिश है, बिल्कुल भाई। सनाया इल्तुतमिश है भाई। यानी कि भारत में सबसे पहले जो टका नाम की मुद्रा चलाई थी साथियों, वो किसने चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। हाँ बिल्कुल प्रियंका, है ना, टका और जीतल, है ना। टका और जीतल, चांदी का टका और तांबे की जीतल नामक मुद्रा किसने चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। अच्छा, आप साथ में क्वेश्चन और बताइए। अ, बिल्कुल। आप ये बताइए, आपने दुनिया में एक आक्रमणकारी व्यक्ति का नाम सुना होगा, चंगेज खान। चंगेज खान भारत तक आया था, लेकिन भारत की सीमाओं से वापस चला गया था। तो आप बताइए, जब चंगेज खान भारत की सीमाओं तक आया तो भारत में किसका शासन था? सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इल्तुतमिश इल्तुतमिश इल्तुतमिश, बिल्कुल भाई, है ना। तो जब चंगेज खान भारत में आया, भारत की सीमाओं तक आया था, तो मध्य एशिया का शासक था मंगबरनी, उसका पीछा करते हुए आ रहा था। ठीक है। तो जब बाद में पता लगा कि जो मंगबरनी है वो भारत से चला गया, वो पश्चिम एशिया की ओर बढ़ गया, तो उसके बाद जो चंगेज खान है वो भी भारत की सीमाओं से ही बाहर चला गया था। ठीक है, बिल्कुल भाई, बेहतरीन जवाब, है ना। बिल्कुल भाई, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, चलिए। तो भाई अगर बांग्लादेश की हम संसद की बात करेंगे, तो बांग्लादेश की संसद जो होगी उसका नाम हो जाएगा जातीय संसद। बांग्लादेश की जो संसद हो जाएगी उसका नाम क्या हो जाएगा? जातीय संसद। और साथियों, इसके अगर राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे, तो इसका राष्ट्रीय जो पशु है वो हो जाएगा बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर, जो कि भारत का है, जो कि भारत का सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है ना। सुंदरवन के डेल्टा में पाया जाता है। भारत का भी जो राष्ट्रीय पशु है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। बिल्कुल। आ, बिल्कुल भाई, जीके में फुल मार्क्स। भाई जीके में फुल मार्क्स लाने का एक ही तरीका है, वो है चीजों का बार बार रिपीटेशन। अगर आपने इल्तुतमिश पढ़ लिया तो इल्तुतमिश में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अकबर के विषय में पढ़ लिया, संविधान के विषय में, फॉर एग्जाम्पल आपने नागरिकता के विषय में पढ़ लिया, तो आपको नागरिकता के विषय में A to Z सारी बातों का पता होना चाहिए, और उन चीजों का बार बार रिपीटेशन होना चाहिए। मल्टीपल टाइम रिपीटेशन करो, चीजों का रिपीटेशन होगा उतना ही लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है भाई। जीके में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक टॉपिक को पढ़ो, उसके प्रीवियस लगाओ, उसके MCQ करो, और उसका फिर रिवीजन करते रहो चीजों का। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, वो जो चीज आपने आज पढ़ी, मैं अभी बांग्लादेश के बारे में पढ़ा रहा हूँ, हमारे मस्तिष्क की प्रवृत्ति है वो लगभग 24 घंटे बाद इन चीजों को भूलना शुरू कर देगा। तो जैसे आज मैंने आपको ये पढ़ाया भारत के पड़ोसी देश, कल मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले प्रीवियस जो है इसका रिपीटेशन करो एक बार। और आपने अगर 24 घंटे में रिपीटेशन कर लिया, तो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ के हो जाएगी लगभग 3 दिन की। 3 दिन बाद फिर उस टॉपिक का रिवीजन करो, और उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर एक महीने बाद, फिर चीजें कंठस्थ हो जाएगी, है ना। अब बिल्कुल भाई। भाई अगर देखो, अगर 10th तक जीके पढ़ी हो, तो जीके कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है भाई कि आपको इसमें जो है मतलब एक प्रकार का स्पेस टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार का नहीं है। नॉर्मल सी चीजें हैं। आप अगर थोड़ा भी ध्यान दोगे ना तो चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब मैं आपको बांग्लादेश के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो आप चीजों को पढ़ो, याद करो उसे। राजधानी क्या है? ढाका है।
मुद्रा क्या है? टका है। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है ना? मल्टीपल टाइम रिपीटेशन करो। आप उसी सब्जेक्ट में कमजोर होंगे जहां आपने क्या दिया होगा, कमजोर दिया होगा। किसी का मैथ बहुत बढ़िया है, वो हमेशा जब भी बैठेगा मैथ ही उठा के बैठेगा। अगर किसी की जीएस बढ़िया है तो जीएस में ही ध्यान देगा। मैथ में आपने कम ध्यान दिया तो कमजोर हो गए, जीएस में आपने कम ध्यान दिया तो कमजोर हो गए। ठीक है, तो सभी सब्जेक्टों को जो है वो प्रॉपर ध्यान देना है, चीज है ना। चलिए बढ़ते हैं। तो जो बिल्कुल भाई है ना, चलिए संसद जो है जातीय संसद होगा। पशु की अगर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा? बंगाल टाइगर हो जाएगा। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वही जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है। और साथियों अगर हम इसके राष्ट्रगान की बात करें जो कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, तो राष्ट्रगान का नाम है आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला। और ये आमार सोनार बांग्ला जो है ये लिखा था साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। आमार सोनार बांग्ला का मतलब होता है हमारे सोने जैसा बंगाल। साथियों जिसने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा उसे पता होगा कि अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल के दो टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के विरोध में गीत लिखा था और उसका नाम था आमार सोनार बांग्ला, यानी कि हमारे सोने जैसा बंगाल था जिसके अंग्रेजों ने क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। ठीक है, तो बाद में जब बांग्लादेश बना 1971 में, तो इन्होंने इसे अपना राष्ट्रगान बनाया आमार सोनार बांग्ला। और लेखक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा। भारत का जनगणमन अधिनायक जय हो और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, बिल्कुल भाई। समर्थ स्टडी पॉइंट, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भाई, सारा खेल किसका है? प्रैक्टिस का खेल है ना? बिल्कुल भाई। राहुल माथुर, राम राम भाई, बिल्कुल राम राम। भाई एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी का जो लेवल है, जीएस का लेवल ठीक ठाक ही आ रहा है ना? लेवल जो है अब तो देखो 12 में पेपर है तो आज तो 10 तारीख होगी। अब तो ये जो आपने चीजें पहले पढ़ रखी है उन्हीं का रिपीटेशन कीजिए, नई चीजों को पढ़ने से बचिए अभी, है ना? अगर 2 दिन बाद पेपर है, एग्जाम है, तो नई चीजों को पढ़ने से बचो। जो पुरानी चीजें आपने पढ़ी हुई है उन्हीं का रिपीटेशन करो, है ना? अब इतना टाइम कम है कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो पहले पढ़ा हुआ है उसी का रिपीटेशन कीजिए। चले, तो रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम ये रिकॉर्ड है कि उसने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा। कौन? भारत का कौन सा? जनगणमन अधिनायक जय हो। और बांग्लादेश का कौन सा? आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, वही साथियों अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश, तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें साथियों, तो बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश 1971 से पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। देखो साथियों अगर हम बात करें, ये हमने भारत का एक रफली मैप बनाया, और जब हमने रफली एक मैप बनाया साथियों, एक रफली मैप बनाया, तो हमें पता है कि यहाँ पे बांग्लादेश की लोकेशन है और यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन है, और ये हमारा क्या हो गया? प्यारा भारत हो गया। जब 1947 में साथियों देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान दो बने थे, एक पाकिस्तान इधर और एक पाकिस्तान इधर। इसे बोला जाता था साथियों पूर्वी पाकिस्तान, और इसे बोला जाता था साथियों पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन बाद में 1971 में यह हिस्सा भारत की सेना की मदद से जो है ये अलग हो गया, और इसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? बांग्लादेश घोषित कर दिया। और वो तारीख थी साथियों 16 दिसंबर। 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मुक्ति मिली, देखिए बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, है ना? 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। इसी के साथ बात करें साथियों तो बांग्लादेश जो है वो तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है। आप सभी को पता है कि भारत के साथ जो सबसे लंबी बाउंड्री लगती है ना? भारत के साथ जो सबसे लंबी बाउंड्री लगती है वो किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इस पे हम, बिल्कुल भाई, इस पे हम शुरुआत में ही चर्चा कर चुके थे।
बिल्कुल भाई, है ना? बिल्कुल भाई, है ना? भारत ने मदद करी थी। 3 दिसंबर 1971 का युद्ध शुरू हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया था। मात्र 13 दिन के युद्ध में एक नए देश का निर्माण हुआ और पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण करा था, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है आज तक के इतिहास में। 93,000 सैनिकों के द्वारा जो है आत्मसमर्पण किया गया था। ठीक है। ये भी आज तक जो है साथियों एक रिकॉर्ड है कि 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण करा था। ठीक है। तो बांग्लादेश जो है साथियों वो 3 ओर से जो है भारत से घिरा हुआ है। अच्छा साथियों, आपको बताना है भारत का वो कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बताइए, बताइए भाई, भारत का वो कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बताएंगे भाई? बिल्कुल, चांदनी शर्मा, नदीम कशार, प्रियंका, त्रिपुरा, त्रिपुरा, बिल्कुल भाई, है ना? भारत का राज्य कौन सा है साथियों? त्रिपुरा, त्रिपुरा। और किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कितनी ओर से? 3 ओर से। 3 ओर से घिरा हुआ है साथियों ये बांग्लादेश से। इसी के साथ साथियों हम बात करें तो बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है चटगांव बंदरगाह। चटगांव बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, ये बांग्लादेश का प्रमुख बंदरगाह है, तो ये भी याद रखेंगे आप। तो बांग्लादेश का प्रमुख बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह। अच्छा, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ढाका में साथियों याद रखना एक संगठन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? जो बिम्स्टेक है साथियों, रफ हो गया, कोई नहीं, दोबारा लिख देंगे। जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो कहां पे है? ढाका में। और याद रखना साथियों, जो अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन है, अंतरराष्ट्रीय जो जूट संगठन है, जो इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय भी कहां पे है साथियों? ढाका में। ठीक है। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है। जिसने इतिहास पढ़ा होगा तो जब देश की आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था तो वहां पे एक व्यक्ति था मास्टर सूर्यसेन, है ना? मास्टर सूर्यसेन के द्वारा जो है विद्रोह किया गया था बंगाल में उस समय बड़े स्तर पर। ठीक है। तो साथियों, बांग्लादेश के बारे में बात करें तो अभी तो आपको पता ही है वहां पे अभी जो है वहां पे कार्यकारी जो सरकार है वो बनी हुई है जब से वहां पे शेख हसीना की सरकार गई है। चलिए, बांग्लादेश के विषय में इतना ही है साथियों। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अगली कंट्री की ओर साथियों, जिसका नाम होगा हमारा चीन। अगली कंट्री होगी हमारी चीन। राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या होगी? बीजिंग। चीन की जो राजधानी है साथियों, चीन की राजधानी क्या होगी? बीजिंग। बीजिंग। इसे देखो, जो ये है मंदारिनी, बिल्कुल भाई, मंदारिनी भाषा का शब्द है। तो जो बीजिंग है साथियों, बीजिंग, इसे ही कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा पिकिंग। यानी कि जो बीजिंग है, बीजिंग के स्थान पर आपको क्या लिखा मिल सकता है? तो बीजिंग के स्थान पर आपको लिखा मिल सकता है पिकिंग। चीजें क्लियर है? तो मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या होगी? युआन। मुद्रा की बात करेंगे साथियों, मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन हो जाएगी। राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा हो जाएगी युआन। वही संसद की बात करेंगे साथियों तो जो चीन है, चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। संसद है नेशनल पीपुल्स, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अच्छा साथियों, ये बताइए, आपको ये बताना है, अ, बिल्कुल, आप ये बताइए जो कांग्रेस शब्द है, कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या है? बताइए भाई, कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या है? अ, निशा का जवाब आ गया, बिल्कुल। और बताइए भाई, कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या है? कांग्रेस शब्द का अर्थ, कांग्रेस शब्द का अर्थ है साथियों लोगों का समूह।
कांग्रेस का अर्थ क्या है? लोगों का समूह है। और आपको पता भी है, बिल्कुल, आपको पता भी है, हाँ, असेंबली भी कह सकते हैं, लोगों का समूह है, जो लोगों का समूह होगा। मेन तो कांग्रेस का अर्थ लोगों का समूह होगा। भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी भी है जो आज भी है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा, आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष। निशा का जवाब आ गया भाई, बाकी और के जवाब नहीं आ रहे। फटाफट बताएंगे, आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, बिल्कुल भाई, नदीम का भी जवाब आ गया। हाँ, सूरज का भी आ गया, बदरुद्दीन, बिल्कुल भाई, बदरुद्दीन तैयब, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब। कौन थे साथियों? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब, बिल्कुल भाई, बहुत बेहतरीन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और एक क्वेश्चन आपकी ओर। बताइए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बताइए। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बताइए। चलो, दो चार क्वेश्चन बताइए, फिर उसके बाद ही। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। बताएंगे सभी साथी। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, बिल्कुल भाई, सरोजनी नायडू, बिल्कुल, सरोजनी नायडू। अच्छा बताइए, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, जब देश आजाद हुआ 1947 में, जब देश क्या हुआ, आजाद हुआ, तो उस समय बताइए, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1947 में, बिल्कुल भाई, सरोजनी नायडू, जवाब बिल्कुल सभी का सही है। 1947 में जब देश को आजादी मिली, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए भाई, उस समय बताइए कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आजादी के समय? इरविन नहीं भाई, इरविन कांग्रेस का अध्यक्ष कहां हो जाएगा आशीष? इरविन तो अंग्रेजी वायसराय था भाई, वो तो वायसराय था, गवर्नर जनरल था। हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, चांदनी शर्मा, गलत है भाई। कांग्रेस के अध्यक्ष आजादी के समय सूरज शेरवाल का जवाब बिल्कुल सही है भाई, सबसे पहले सूरज का जवाब सही आया है। चलिए, ठीक है। जब आजादी के समय अगर हम बात करेंगे साथियों, तो आजादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे साथियों, तो वो थे आचार्य जेबी कृपलानी, है ना। आचार्य जेबी कृपलानी, और आचार्य जेबी कृपलानी की ही पत्नी थी सुचेता कृपलानी, जो कि देश में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं चीन की ओर। राजधानी की बात करेंगे साथियों, तो राजधानी क्या होगी? बीजिंग होगी। मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन हो जाएगी। और संसद की बात करेंगे तो हो जाएगी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। वही राष्ट्रीय पशु की अगर बात करेंगे, तो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा साथियों चीन का पांडा। क्या हो जाएगा? पांडा। चीन का जो राष्ट्रीय पशु है साथियों, वो क्या हो जाएगा? पांडा हो जाएगा। ठीक है। वही अगर खेल की बात करेंगे, राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे, तो राष्ट्रीय खेल होगा साथियों टेबल टेनिस। टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल क्या होगा साथियों? टेबल टेनिस होगा। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। पशु की बात करेंगे तो पशु क्या हो जाएगा? पांडा हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ साथियों अगर हम बात करें, तो चीन में एक नदी है, यांगत्सी नदी। कौन सी है? यांगत्सी नदी। यांगत्सी नदी चीन में, और याद रखना, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी। आपको बिल्कुल भाई, मेरी जो क्लास होती है रोज 6 बजे होती है। मतलब आज तो संडे था, तो इस वजह से क्लास जो है वो जल्दी ले ली। ठीक है, वरना जो डेली क्लास होती है
वो शाम को 6 बजे होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, क्लास जब भी शुरू होगी पहले ही हम उसका जो है नोटिफिकेशन डलवा देते हैं। जैसे आज शाम 4 बजे क्लास शुरू होनी थी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सुबह ही डल गया था, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। 6 बजे होती है क्लास वैसे, है ना। ठीक है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है, बताइए, आपको बताना है यूरोप की सबसे लंबी नदी बताइए, फटाफट बताएंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी, बिल्कुल भाई, यूरोप की सबसे लंबी नदी बताइए साथियों। यूरोप की सबसे लंबी नदी, आशीष का जवाब है बिल्कुल सही है, वोल्गा है। सनाया का जवाब भी बिल्कुल सही है, सनाया पांडे, वोल्गा, बिल्कुल भाई, है ना। यूरोप की बात करेंगे तो वोल्गा होगी, एशिया की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी हमारी, यांगसी नदी हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ बात करें अगर साथियों हम चीन के विषय में, तो जो चीन है साथियों वो एशिया का सबसे बड़ा देश है, एशिया का सबसे बड़ा देश, एशिया का सबसे बड़ा देश, ये भी याद रखेंगे। और साथियों चीन का एक शहर है संघाई, चीन का संघाई शहर एशिया का सबसे बड़ा शहर है। और इसी के साथ साथियों संघाई को कहा जाता है एशिया का मैनचेस्टर, एशिया का मैनचेस्टर, एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है साथियों संघाई को। आपको बताना है भारत का मैनचेस्टर क्या है, बताइए भाई, भारत का मैनचेस्टर क्या है। बस क्लास समाप्ति की हो रही है, ज्यादा कुछ चीजें बची नहीं अब इसमें। भारत का बता रहे हैं भाई, प्रियंका का जवाब आ गया अहमदाबाद, सनाया का जवाब कोयम्बटूर, आशीष कोयम्बटूर, चांदनी अहमदाबाद, नदीम अहमदाबाद। ठीक है, देखो आशीष और सनाया सर जी, अच्छा म्यांमार, हाँ बिल्कुल म्यांमार पढ़ाएंगे भाई, याद म्यांमार पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे ना, इसके बाद लास्ट कंट्री म्यांमार ही है हमारी, कोई बात नहीं, उसे कराएंगे। ठीक है, देखो भारत के अगर मैनचेस्टर की बात करेंगे साथियों तो भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद, है ना। आशीष सनाया, भारत का मैनचेस्टर क्या है, अहमदाबाद है। देखो जैसे ये इंडिया होगी तो उसके 4 कोने होंगे, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। कितने कोने हो गए, 4 कोने हो गए। ठीक है, अगर ईस्ट की बात करेंगे, भारत के पूर्व की बात करेंगे, तो भारत के पूर्व में शहर है मुर्शिदाबाद, क्या है, मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद कहाँ है, वेस्ट बंगाल। अगर कभी पूछता है कि पूर्वी भारत का मैनचेस्टर क्या है, मुर्शिदाबाद। भारत के ईस्ट में, है ना, वेस्ट में बात करेंगे तो होगा अहमदाबाद, पश्चिम में क्या होगा, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कहाँ होगा साथियों, तो गुजरात में होगा, गुजरात में। और उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में क्या है साथियों, तो कानपुर है, कानपुर है, सभी को पता है कहाँ है, यूपी में है। और दक्षिण की बात करेंगे तो साथियों तो कोयम्बटूर है, जो कि तमिलनाडु में है। अब अगर कभी साथियों ऑल ओवर पूछता है, ये पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर क्या है, आंसर होगा अहमदाबाद। लेकिन अगर पूछता है पूर्वी भारत का मैनचेस्टर मुर्शिदाबाद, पश्चिम भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। बताओ चीजें क्लियर है भाई, क्लियर है ना, क्लियर हुई चीजें। ठीक है, अब साथियों मैनचेस्टर के विषय में अगर बता दूं तो आपकी कंट्री है, आप यूके बोल सकते हो, यूके के अंदर एक शहर है मैनचेस्टर, जो कि दुनिया में फेमस है सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए। तो दुनिया में जहां भी सूती वस्त्रों का उत्पादन होगा, ज्यादा उत्पादन होगा, तो उसकी तुलना मैनचेस्टर से करेंगे, बिल्कुल भाई, है ना। उसकी तुलना किससे करेंगे हम, मैनचेस्टर से करेंगे। याद रखना, अब मैनचेस्टर को पछाड़ दिया है यूएसए के शहर बोस्टन ने। हो सकता है कल को आपके एग्जाम में आ जा कि भारत का बोस्टन क्या है, आंसर होगा अहमदाबाद। पूर्वी भारत का बोस्टन मुर्शिदाबाद, उत्तरी भारत का बोस्टन कानपुर, दक्षिण भारत का बोस्टन क्या होगा साथियों, तो क्या होगा, कोयम्बटूर होगा। यानी कि मैनचेस्टर देके पूछ ले या वो क्या देके पूछ ले, कोयम्बटूर देके पूछ ले। ठीक है, चलिए साथियों चीन के विषय में इतना ही है। ठीक है, बिल्कुल भाई, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगली लास्ट कंट्री की ओर। हमारी हमारी कंट्री का नाम क्या होगा, नेक्स्ट कंट्री होगी म्यांमार। कौन सी कंट्री हो जाएगी साथियों, तो म्यांमार। आपको जैसा पता है कि जो राजधानी की बात करेंगे, राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी हो जाएगी नेपिटो, नेपितो, नेपितो कह लो, नेपिताओ कह लो, है ना, नेपिडो कह लो,
क्योंकि ये वहां की रीजनल भाषा के शब्द हैं। जब हम हिंदी में लाते हैं तो इनके उच्चारण में क्या आ जाएगा साथियों, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, नेपितो और मुद्रा की बात करेंगे साथियों, तो जो मुद्रा है, मुद्रा क्या हो जाएगी साथियों, तो मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा हो जाएगी क्यात। म्यांमार की जो मुद्रा है साथियों, वो मुद्रा क्या हो जाएगी, क्यात हो जाएगी। और संसद की बात करेंगे तो संसद को बोला जाता है कि, संसद की बात करेंगे, हलुटाओ। एक लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन आप हलुटाओ याद रख लो, तो हमारा जो काम है साथियों वो हलुटाओ से भी चल जाएगा। ठीक है, पशु की अगर बात करेंगे तो जो भारत का पशु है बाघ, टाइगर। पशु की बात करेंगे तो यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। वहीं राष्ट्रीय नदी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय नदी जो है यहाँ की साथियों वो क्या है, इरावती है। क्या हो जाएगी, इरावती हो जाएगी। इसी के साथ बात करें साथियों, तो जो म्यांमार है, म्यांमार को कहा जाता है स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश, गोल्डन पैगोडा। यहाँ पे कुछ बौद्ध मठ पाए जाते हैं, उन्हें पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, उन्हें पैगोडा बोला जाता है, तो वे मोस्टली गोल्डन कलर के हैं। अधिकांश जो यहाँ पे मठ है वो गोल्डन कलर के हैं, तो इस वजह से जो कंट्री है वो गोल्डन कलर की दिखाई देती है, तो इसलिए कहा जाता है इसे स्वर्णिम पैगोडा का देश। और साथियों अगर म्यांमार की बात करें अभी, तो म्यांमार भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जहां पे अभी जो है वो सैन्य शासन लागू है, सैन्य शासन लागू है। अभी यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, यहाँ का जो सत्ता अभी संभाल रही है वो कौन संभाल रही है साथियों, तो वो कौन संभाल रही है, वो संभाल रही है सेना। वही अगर हम पक्षी की बात करें तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वही यहाँ का हो जाएगा मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या जो भारत का हो जाएगा वही मोर हो जाएगा। और खेल की बात करेंगे तो यहाँ का जो खेल है वो है चिन लोन। क्या है खेल, चिन लोन। ज्यादा कुछ ऐसी विशेषता जो है वो म्यांमार के विषय में है नहीं। तो और बात करें हम एक विशेषता की, तो म्यांमार के पास एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। कौन सा है साथियों, कोको द्वीप। और ये कोको द्वीप भारत ने दिया था उपहार में, भारत ने दिया था उपहार में। पंडित नेहरू के समय कोको द्वीप म्यांमार को गिफ्ट में दिया गया था। आज जो है कोको द्वीप वो किसके पास है, तो म्यांमार के पास है। बिल्कुल भाई, है ना, सैन्य जो समर्थ है, समर्थ बिल्कुल भाई, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सैन्य शासन लगा हुआ है। ठीक है, और जो म्यांमार है, म्यांमार का साथियों पुराने नाम की बात करेंगे तो पुराना नाम क्या हो जाएगा, बर्मा हो जाएगा। और यहाँ की जो पहले राजधानी थी साथियों वो क्या थी, यंगून थी। और यंगून का ही पुराना नाम क्या था, रंगून था। और यहाँ पर एक बंदरगाह भी है, वो थोड़ा सा इंपोर्टेंट बंदरगाह। मेन यहाँ का जो बंदरगाह होगा साथियों होगा सितवे बंदरगाह, सितवे बंदरगाह। बस भाई साहब इतना ही है म्यांमार के विषय में। बिल्कुल भाई, है ना, इतना ही है म्यांमार के विषय में। तो साथियों ये हमारे पड़ोसी देश थे, इसमें 7 हमारे स्थलीय पड़ोसी देश थे, 2 हमारे जलीय पड़ोसी देश थे। तो इसी के साथ साथियों ये हमारा टॉपिक जो है ये समाप्त हो गया। कल जो है हम नया टॉपिक करेंगे। और मैंने कहा था कि कल मैं जो है सिलेबस भी लेकर आऊंगा आपके सामने, जो पैट का स्टैटिक जीके का है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा हमारे क्या टॉपिक होंगे और क्या टॉपिक अभी हमारे बचे हुए हैं। तो कल क्लास का टाइम जो है 6 बजे ही रहेगा। आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। जो भी अगर टाइमिंग में थोड़ी बहुत अगर चेंज होती है, भाई कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात की वजह से या कुछ और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ा बहुत अगर इश्यू आता है तो नोटिफिकेशन डाल दी जाएगी, है ना। बताइए क्लास कैसी रही है, फिर उसके बाद जो है सनाया पंचवर्षीय योजना, सनाया पंचवर्षीय योजना का टॉपिक पढ़ा चुके हैं हम, 3 क्लास है इसी में। इसकी जो प्ले लिस्ट है उसमें जाओगे तो पंचवर्षीय योजना का टॉपिक मिल जाएगा आपको, है ना। पंचवर्षीय योजना का टॉपिक हो चुका। अगर कोई समस्या होगी तो वहां पे कमेंट कर दोगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसका जो है वो जवाब मिल जाएगा आपको, है ना। बताइए भाई। और बिल्कुल भाई, आशीष बिल्कुल गुड भाई, प्रियंका ओके, समर्थ थैंक्स। ठीक है, हम्म, चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं कल फिर 6 बजे। और जो है जैसा कि आपको पता ही है मैथ की क्लास भी होगी 5:30 बजे से, जो है 15 मिनट बाद है प्रभास सर मैथ की क्लास लेंगे। तो आप जो है सभी साथी जो है मैथ की क्लास में भी जुड़ जाइए। चलिए बिल्कुल भाई, है ना, साइंस भी करा देंगे, सनाया साइंस भी कराएंगे, है ना, बिल्कुल।
जल्दी हम जो है एक क्लास की बजाय जल्दी में जीएस की जो है वो 2 क्लास लेने वाला हूं। हम डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर कि जो दूसरी क्लास का टाइमिंग रखा जाए वो क्या रखा जाए। ठीक है, बिल्कुल भाई, है ना? चलिए, तो मिलते हैं फिर कल।